नमस्कार। मैं मूलचंद खटे, सहायक आचार्य समाजशास्त्री प्रताप सिंह बारहट, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। आज का जो टॉपिक है वह नातेदारी पर आधारित है और नातेदारी में कुछ रीतियाँ होती है उसके ऊपर जो है विवरण होगा। जब हमारा संबंध किसी व्यक्ति से होता है तो वह केवल मात्र संबंध तक ही नहीं रहता, अपितु व्यवहार तक भी होता है। किसी अन्य व्यक्ति के साथ हमारे श्रद्धा भाव होता है और उसमें आदर भाव होता है, उनमें प्रेम, दया या घृणा भी हो सकती है। तो ये सारी बातें एक नातेदारियों के अंदर होती है। नातेदारी की जो रीतियां हैं वो विश्व में सभी जगह, चाहे वह आदिम समाज हो, आधुनिक समाज हो या फिर जनजातीय समाज हो, उनमें यह पाई जाती रही है। मानव शास्त्र में विशेषकर जनजातीय समाजों में नातेदारी की कई रीतियां होती हैं। उसमें सबसे पहली जो रीति है वो परिहार की है, अवॉइडेंस। परिहार का तात्पर्य होता है दूरी बरतना, यानी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से दूरी बरतता है, विमुख होता है। यहाँ कुछ जनजातियों में, जैसे लंका की वेड्डाइड जनजाति के अंदर भाई और बहन एक ही छत के नीचे नहीं रह सकते। WHR रिवर्स ने सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक लिखी, उसके अंतर्गत ये कहा कि कई जनजातियों में भाई और बहन जिंदगी भर परिहार बरतते हैं, वो एक छत के नीचे नहीं रह सकते। इसके अलावा जब हम बात करते हैं ट्रोबियांडा द्वीपवासियों की, ट्रोबियांडा द्वीपवासी, ये लोग जो है, इन द्वीपवासियों में एक प्रथा प्रचलित है जिसमें एक भाई अपनी बहन को प्रेमाचार करते हुए देख लेता है तो वहां भाई, बहन और प्रेमी तीनों को सामूहिक रूप से आत्महत्या तक करनी पड़ सकती है। यहाँ यह प्रथा पाई जाती है। न्यूगिनी की बुकाऊ जनजाति में तथा उस जनजाति के अंदर सास, ससुर तथा दामाद एक दूसरे का नाम नहीं ले सकते हैं। ऐसा ये प्रथा में देखने को मिलता है। ऑस्ट्रेलिया की अंतर्गत वहां जब सास जंगल में लकड़ियां बीनने के लिए जाती है तो दामाद अगर उधर से गुजर रहा है तो उसकी सास को पेड़ के पीछे छिप जाना होता है। ये अवॉइडेंस यानी विमुखता है। चूंकि ये जनजातियों में, यह अगर हम भारतीय समाज में देखें तो हमारे भारतीय समाज में भी परिहार दिखाई देता है। जैसे सास और बहू के बीच में परिहार, ससुर और दामाद के बीच में दूरी बढ़ती जाती है। इसके साथ में पति के बड़े भाई और बहू, उनके बीच में परिहार यानी दूरी बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार परिहार जनजातीय समाज और भारतीय समाज दोनों में देखी जा सकती है इस रीति को। दूसरी रीति के बारे में अगर हम बात करें तो जनजातीय समाज में परिहास संबंध, इसको कहेंगे जोकिंग रिलेशन। जोकिंग रिलेशन संबंध, परिहास संबंध परिहार के बिल्कुल विपरीत है। परिहार में जहां दूरी बढ़ती जाती है वहीं परिहास में हंसी मजाक के संबंध, गाली गलौज के संबंध, बर्थडे, अश्लील संबंध
यहाँ तक कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को नष्ट करने संबंधी कार्य परिहास के अंदर देखा जा सकता है। जनजातीय समाज में परिहास को जो हम बात करें तो बेक्स द्वीप समूह में जो है फूफा और भतीजी, फूफा और भतीजी के बीच में परिहास होता है, बेक्स द्वीप के अंतर्गत देखने को मिलता है। अफ्रीका की सोंगा जनजाति में भी अफ्रीका की सोंगा जनजाति, इसके अंतर्गत भांजा घर पर पहुंचता है तो उसके जो भी खाना बना है वो भांजा उसका उपयोग करेगा। हो सकता है कि भांजा वो सारा खाना खा ले और मामा के लिए कुछ भी नहीं बचे। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो न्योर जनजाति के अंदर यह उल्लेख है कि भांजा जब घर पर पहुंचता है और उसके लिए खाना नहीं बचता है तो भांजा उस चूल्हे पर क्रॉस का निशान लगा देगा। इसका मतलब हो गया उसने मामा को श्राप दे दिया है और मामा उस चूल्हे का प्रयोग जिंदगी में दोबारा कभी नहीं करेगा। तो इस प्रकार से जो ये रीतियां हैं परिहास संबंध जनजातियों में देखी जा सकती हैं। वहीं उत्तरी अमेरिका के अंदर जीजा और साली, देवर और भाभी के बीच में हंसी मजाक के संबंध देखने को मिलते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर हम भारतीय समाज की बात करें तो वहां पर भी जीजा और साली के बीच में, ननद और भौजाई के बीच में, देवर और भाभी के बीच में परिहास संबंध देखने को मिलते हैं। तीसरी बात अगर हम करें तो इसमें आता है माध्यमिक संबोधन, टेक्नोनिमी, माध्यमिक संबोधन, टेक्नोनिमी। जैसा कि इसमें स्पष्ट है कि किसी का संबोधन करने से पहले किसी व्यक्ति का माध्यम लेना पड़ता है। जैसे अमुक के पिताजी, अमुक की माता, तो यहाँ माध्यम लिया जा रहा। सबसे पहले E.B. टायलर ने प्रिमिटिव कल्चर पुस्तक लिखी थी। E.B. टायलर, E.B. टायलर, TYLOR, प्रिमिटिव कल्चर। इस पुस्तक के अंदर माध्यमिक संबोधन शब्द सामाजिक मानव शास्त्र के साहित्य में पहली बार उपयोग किया इस शब्द का, माध्यमिक संबोधन का। और भारतीय समाज में कई हिंदू महिलाएं अपने पति का नाम नहीं लेती है, वो अमुक यानी राजू के पिता, राजू की भाई, इस तरह के जो शब्द है वो बीच में लेती है। राजू की माँ, राजू के पापा, इस तरह के शब्द यूज में लेते हैं, यानी सीधा अपने पति का नाम नहीं लेती है। इसलिए इसको यह कहा जाता है कि किसी का माध्यम लेकर के संबोधन किया जाए, वो माध्यमिक संबोधन कहलाता है। चौथी अगर हम बात करें माध्यमिक संबोधन के बाद में तो वो होता है मातुले। मातुले इसको कहते हैं एवनकुलेट, एवनकुलेट। एवनकुलेट, मातुले। देखिए मातुले का मतलब हो गया माता का भाई। मातुले इट मीन्स माता का भाई, माता का जो पुत्र है, माता का भाई, इसका मतलब मामा भांजा।
ये संबंध होता है, ये मात्र सत्तात्मक परिवार के अंतर्गत देखने को मिलता है। यहाँ ऐसे परिवार के अंतर्गत, मात्र सत्तात्मक परिवार के अंतर्गत मातुले जो प्रथा है, इस प्रथा में भांजा जो है अपने पिता के लिए कुछ कार्य नहीं करता है, वह अपने मामा के लिए ही करता है। और ऐसा भी उल्लेख है कि मामा की सारी संपत्ति का हकदार भांजा होता है, क्योंकि सत्ता भी जो है मामा की भांजे के साथ में जाती है और इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी इस रूप में जाती है, मामा से भांजे की ओर, इसीलिए इसको मातुले कहा गया है। ये कैलिफोर्निया के सीरी इंडियंस में यह प्रथा पाई गई है, जिसमें कहा गया है कि हेडा तथा ट्रोबियंडा जनजाति में ऐसा माना जाता है, हेडा व ट्रोबियांडा जो है द्वीप समूह है, उसके अंतर्गत 10 या 12 साल का बेटा होते ही वह मामा के घर चला जाता है, पुत्र होते ही मामा के घर चला जाता है इसमें। और होपी और जूनी जनजाति में लड़का अपने माता पिता के वहां रहता है, लेकिन जो ही विवाह के योग्य होता है, विवाह के पश्चात वो सीधा अपने मामा के वहां चला जाता है और मामा के सारे कार्य वह देख रेख करता है। अब यहाँ मातुले के बाद में पांचवा जो आता है वो पितृस्वश्रेय। जिस प्रकार मातुले है जहां मात्र सत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं, ठीक पितृस्वश्रेय में पितृसत्तात्मक परिवार होते हैं, पितृसत्तात्मक परिवार। यहां पर पिता की बहन यानी बुआ और भतीजा भतीजी, बुआ से संपत्ति का अधिकार इनके भतीजे के पास में जाता है। यहाँ बुआ भी नामकरण जो है भतीजे का करती है, यहाँ तक कि दाह संस्कार तक की क्रियाएं बुआ करती है। यह भारत के खासी और टोडा जनजाति के अंतर्गत देखने को मिलती है, टोडा जनजाति में देखने को मिलती है। और इसके पश्चात छठी जो अंतिम आती है वह है सहकष्टी। कोवेट, ये एमिटेट है, ये कोवेट। सहकष्टी का मतलब यह है कई जनजातियों में जैसे प्रसव काल के दौरान एक गर्भस्थ जो माँ है वो एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, जिसे प्रसव पीड़ा उसको होती है तो उसको कमरे में बंद कर दिया जाता है। सहकष्टी का मतलब यह है कि उसके पति को भी उसके साथ कमरे में बंद कर दिया जाता है। जिस प्रकार प्रसव काल के दौरान वह जो है महिला पीड़ा भोग रही है, ठीक वही पीड़ा उसका पति भी भोगे, वैसा ही दर्द जो है वो उसमें हो, यानी वो नाटकीय रूप से वो बता सकता है, ऐसा कर सकता है। यानी वो जैसे महिला पथ्य का भोजन कर रही है तो पुरुष भी पथ्य का भोजन करेगा। कई निषेध महिला पर लागू कर दिए गए, उसे अछूत मान लिया गया उस समय, तो उस पुरुष को भी अछूत मान लिया गया। तो इस प्रकार सहकष्टी का मतलब जिस प्रकार जो कष्ट वो महिला भोग रही है वही कष्ट पुरुष यानी उसका पति भी भोगे, और इनको एक कमरे में रख दिया जाता है ताकि उसको ये महसूस नहीं हो कि वो भी दुख का भागीदार नहीं है, बिल्कुल वो भी है। तो इस प्रकार ये जनजातियों के अंतर्गत
देखने को मिलता है और ये खासी और टोडा जनजाति के अंतर्गत पाई जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।